तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास के गणित का जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका हम लोग आज प्रश्नावली 4.1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले मैं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, बेसिक जानकारी दूंगा, ताकि जब हम लोग प्रश्न को जब सॉल्व करें तो उस समय हम लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि चैप्टर क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें द्वि लगा है। द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब दो। और घात हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? ये घात को हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और ये पावर होता क्या है? तो ये कोई चर राशि रहता है, चर राशि रहता है, उसके पावर में मतलब घात में जैसे कुछ संख्या लिखा रहता है। जैसे बच्चों x है, इसके पावर में 2 लिखा रहेगा, x के पावर में 3 लिखा रहेगा, यही इसका घात कहलाता है। जैसे 2, 3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? घात कहेंगे। समीकरण क्या होगा? तो जब इक्वेशन मतलब बराबर में कोई संख्या रहेगा तो उसको हम लोग समीकरण बोलेंगे। गणित में यही समीकरण होता है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर के मैं आप लोग को व्यापक रूप बताऊं। व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज का बच्चों? द्विघात द्विघात समीकरण का। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इसका व्यापक रूप है। इसका बहुत काम है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं कि आप लोग बताओ तो x² का गुणांक क्या है? तो सब लोग बताइएगा x² का गुणांक क्या है? तो ये जो x² का गुणांक है a है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कहिएगा हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बता दो बच्चों x का गुणांक क्या है? तो कहिएगा सर x का गुणांक तो यहाँ पर b है ना, और c बताइए क्या है? तो c एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। c क्या है? अचर पद है। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि बच्चों ऐसा ही रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ax² है और प्लस c बराबर में 0 हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो बच्चों ये भी द्विघात समीकरण ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मेन काम हम लोग का क्या है? द्वि मतलब दो घात से है। पावर में कोई चर राशि के पावर में 2 रहेगा तो हम तो उसको द्विघात कहेंगे ना। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ये द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर b वाला टर्म नहीं है। तो उस समय अब मैं बोलूंगा कि बताइए तो x² का गुणांक आप बताइए। x² का गुणांक तो आप क्या कहिएगा? बोलिएगा सर x² का गुणांक a होगा। जब मैं बोलूंगा कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताओ बच्चों, इसमें x का टर्म है क्या? तो कहिएगा नहीं सर नहीं है। तो बताइए x का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और c तो इसमें अचर पद है। क्या है? c इसमें अचर पद है। जो पद नहीं रहेगा उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई है ही नहीं तो उसका वैल्यू क्या है? 0 है। क्लियर है कि नहीं बोलो? अब देखो एक चीज आप लोग को इसमें आएगा मूल। क्या आएगा बच्चों? मूल। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? द्विघात। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में मूल जो होता है दुगो होता है। क्या होता है बच्चों? दुगो मूल होता है। द्विघात समीकरण में मूल लिख लो, चूंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है बच्चों? मूल की संख्या 2 होती है। मूल की संख्या कितना होती है? 2 होती है। अच्छा, हम कैसे किसको जानेंगे कि किस में कितना मूल होता है ना? देखिए जब द्विघात रहेगा 2, अगर त्रिघात रहेगा तो मूल कितना होगा? 3। अगर रैखिक रहेगा, रैखिक मतलब पावर में 1 रहेगा, जैसे मान लो कि x + 5 है तो इसका मूल कितना होगा? मूल कितना होगा? 0। x + 5 बराबर 0 है, इसका मूल कितना होगा? 1 होगा। 0 नहीं, इसका मूल बच्चों को बता दो क्या हो जाएगा? 1 ही तो मूल होगा। वो क्या हो जाएगा? तो देखो x = प्लस में 5 है तो ये माइनस में 5 होगा। 1 मूल होगा मतलब x का जो मान आया वही इसका मूल कहलाएगा। 1 होगा मतलब ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है कि x का मान यहाँ पर जो x का मूल होगा वो 1 होगा, वो मेरा कहने का मतलब नहीं है। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जो इसका मूल होगा केवल 1 ही होगा, और वो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। मूल अलग अलग होता है, वो वेरियस हो सकता है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो इसके 2 मूल होगा। अब मूल की प्रकृति के आधार पर अब हम लोग इसको वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। देखिए
यदि एक चीज हम ला रहे हैं आप लोग को, एक ला रहे हैं विवेचक, क्या ला रहे हैं बच्चों? विवेचक। विवेचक इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको और एक नाम से जानते हैं विवेक दर। क्या जानते हैं बच्चों? विवेचक या विवेक दर इसको बोलते हैं। इसको डी से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? डी से। और डी बराबर एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये क्या होता है? तो इसी के आधार पर अब देखिए, अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ऊपर वाला आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, ये जो डी है, अगर डी का मान 0 आ जाता है, डी का मान क्या आ जा रहा है बच्चों? 0। ये हम लोग हल करेंगे। आप लोग ये समझ के चलिए कि d बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑब्जेक्टिव में ये बहुत आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट आता है बच्चों। देखो d बराबर अगर 0 आ जाएगा, मतलब ये सारा चीज को हल करने के बाद d का मान 0 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि मूल समान होंगे। मूल बच्चों क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और आप बोल सकते हैं, इसमें एक चीज और बोल दीजिएगा, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और मूल बच्चों क्या होंगे? और मूल समान होंगे। जब d का मान 0 आएगा तो मूल का अस्तित्व रहेगा और उसके मूल समान होंगे। देखिए, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, क्या होगा? जब 0 से बड़ा होगा तो इस समय क्या होंगे? मूल का अस्तित्व होंगे। मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व है। और बच्चों क्या होता है? जब d का मान 0 से बड़ा होगा, मतलब कोई धनात्मक संख्या आएगा हल करने के बाद, तो मूल उसके भिन्न भिन्न होंगे। अस्तित्व है तो बताइए क्या होंगे? जो मूल हैं, मूल भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे बच्चों? भिन्न भिन्न होंगे। देखिए, जब d का मान 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब मूल का अस्तित्व है और मूल क्या होंगे? समान होंगे। ये सिर्फ आप याद करके रखिए, d का मान जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा क्या चीज? जैसे कि 1 2 3, कोई भी मतलब धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या आएगा तो 0 से बड़ा होगा। तो जब ऐसा आएगा तो उस समय हम कहेंगे कि मूल का अस्तित्व है और मूल बच्चों क्या होंगे? भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग होंगे। और बच्चों एक और स्थिति होता है कि जब d का मान 0 से छोटा आ जाए, मतलब d का मान ऋणात्मक आ जाए, तो कह दीजिएगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलो बताओ बच्चों, मूलों का अस्तित्व है क्या? नहीं। जब d का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज मैं और आप लोग को बताऊंगा, और वो देखो क्या रहेगा, तो द्विघाती सूत्र। क्या रहेगा बच्चों? द्विघाती सूत्र। चलो देखो, द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो द्विघाती सूत्र मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में बच्चों होता है 2a। या इसके जगह पर हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर, देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? d, और बटा में क्या हो जाएगा? 2a। तो ये मूल्य निकालने का सबसे आसान तरीका रहेगा। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बहुत जल्दी कोई भी चीज नहीं, मतलब द्विघात समीकरण के मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इतना आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब मैं जो सिखाने वाला हूं वो मैं 4.1 के लिए मैं बताऊंगा। अब क्या बताऊंगा बच्चों? 4.1 के लिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली
प्रश्नावली 4.1 से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे चीज सीख रहे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट सीख रहे हैं जो हम लोग को 4.1 में काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो काम आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ये आना चाहिए, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को आता ही होगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं पूछूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए तो बोलिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बच्चों एक और मैं फॉर्मूला बता दूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर रहेगा तो ये बोलिए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। कब कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये सारे हम लोग अभी तक 3 फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक और आएगा फॉर्मूला, एक और मैं फॉर्मूला आप लोग को बता रहा हूं जो क्यूब से रिलेटेड रहेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। बोलो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बच्चों क्या होगा 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या आप लोग को ये कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है, ये बहुत काम आते रहता है जगह जगह पर। देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बच्चों ये क्यूब से रिलेटेड 2 फॉर्मूला रहेगा जो हम लोग को 4.1 के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उत्तरदायी रहेगा। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, अपना कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या है, यह है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 सॉरी एक्स माइनस 3 है। क्या है बच्चों, x माइनस 3। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला अब लगाना है x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेना है। क्या करना है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो चलो ऐसा किया जाए, बोलो तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो एक जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2 कहां से आ गया, तो फॉर्मूला से, ठीक है ना। 2ab प्लस बी स्क्वायर और b का वैल्यू है 1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो 2 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके। 2 को बच्चों x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, फिर ये -3 है और 2 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब ये दोनों को इस साइड लेकर के आ जाइए, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से फिर 1 से गुना करेंगे, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और ये x हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2x माइनस प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बच्चों -6 है तो प्लस में 6 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इतना आप लोग समझ चुके हैं क्या, ये आप लोग अच्छे से समझ चुके। अब देखो ये प्लस में 2x है माइनस में 2x है, तो ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको कैंसिल, मतलब ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको हम लोग कटा दिए। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब देखो 6 गो आएगो कितना हो जाएगा +7 बराबर में 0। बोलो तो ये एक द्विघात समीकरण है क्या, यही तो हम लोग को करना है। देखो क्वेश्चन में क्या करा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो बताओ तो ये द्विघात समीकरण है क्या, कहोगे कि हाँ सर ये है, क्योंकि हम जानते हैं जब पावर में 2 रहता है मतलब घात तो 2 हो गया, और बराबर में जब कोई संख्या रहेगा तो उसको समीकरण कहेंगे, मतलब द्विघात समीकरण है। बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, जब ये एक इक्वेशन बन रहा हो समीकरण मतलब बीच में बराबर हो तो यहाँ पर एरो लिखना है, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर इक्वेशन बन रहा है, समीकरण बन रहा है। तो ये आप लोग समझ में आ गया है एक नंबर। अब चलो दूसरा नंबर मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, देखते चलिए आप लोग। दूसरा क्या है, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू -2 इंटू ये 3 माइनस एक्स। ये तो बहुत ज्यादा भारी नहीं है, बहुत आसान है। ये क्या है एक्स स्क्वायर, उसके बाद -2x। बच्चों ये -2 को 3 से गुना करेंगे, तो -2 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 2 को 1 से गुना कीजिए 2x। क्लियर है क्या, अच्छे समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, सारे चीज को अभी साइड लेकर के आ जाना है, एक साइड एक तरफ लेकर के आना है। यहाँ पर हम एरो लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं। ये बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x
और ये बच्चों देखो प्लस में 2x है, इस साइड आएगा तो माइनस में 2x, और ये माइनस में 6 है तो ये प्लस में 6 आ जाएगा। जब ये मतलब बराबर के इस साइड आता है तो इसका साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा देखो, ये है एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 4x और प्लस 6 बराबर में 0। बोलो ये एक द्विघात समीकरण है क्या? कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि पावर में 2 है मतलब द्विघात, और बराबर में कोई संख्या है मतलब समीकरण। ये देखो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में है ना। ये देखो तो आ रहा है, कहेंगे कहाँ, अब प्लस माइनस के लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को सिर्फ देखना है घात, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस ये जो साइन है, जो बीजगणितीय साइन है, ये बदलता रहेगा, ठीक है ना, मतलब कहीं माइनस कहीं प्लस आ सकता है, ठीक है ना। तो अब आप ही बताओ ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। हाँ तो लिखेंगे कि यह द्विघात, यह क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलो तो जब ये द्विघात समीकरण है तो ये भी तो द्विघात समीकरण है, तो यहां पर भी लिख दीजिए। ये आप लोग अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे दुगो। अब देखिए तीसरा का मैं बताने जा रहा हूं। चलो एक एक करके हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे। देखो तीसरा नंबर में अब आप लोग को सिखा दो क्या है, ये है x माइनस 2, क्या है x माइनस 2, और ये है x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ऐसा आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, क्रम विनिमय नियम करके, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम लगा करके इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब x को ये दोनों से गुणा करेंगे। x को बच्चों क्या करेंगे, x प्लस 1 से, और फिर माइनस 2 है, देखो माइनस 2 है, इसको भी दोनों से x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, देखो ये x है, ये x है, दोनों में गुणा करो, मतलब x प्लस 3 में, फिर उसके बाद माइनस 1 है, इसको भी बच्चों x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? ये आप लोग समझ चुके। जब ये आप लोग बांट लेंगे तो उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा, माने ज्यादा भारी अब नहीं रहेगा, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अब देखो क्या करना है, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करेंगे x को अगर कोई भी संख्या, देखो x है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। 1 को जब हम जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या से 8 से गुणा करें तो 8 आएगा, ऐसे 1 को अगर x से गुणा करें तो क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा बच्चों, x आएगा। अगर 1 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी रूल के कारण उसका मान कितना आता है, वो स्वयं संख्या आता है। देखो माइनस 2 है, x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x, और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 को माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड भी वही नियम लगाएंगे। देखो x को 1 से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 3 से गुणा करेंगे 3x, ये दोनों को गुणा कर लिए, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे माइनस x, माइनस प्लस माइनस, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, ये सारे को हम इस साइड लेकर के आ जाएंगे। जब सारे को इस साइड लेके आएंगे तो देखो अब क्या हो रहा है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये बोलो बच्चों क्या है, प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये सबको इस साइड लाइए, माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, माइनस में है तो प्लस में x, और ये माइनस में 3 है तो प्लस में 3, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब देखो मेन चीज है इसमें जो आप लोगों को समझना है, ये क्या हो गया, कट गया, ये क्या हो गया बच्चों, कट गया। तो पावर में कहीं तो 2 दिखिए ना रहा है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये डायरेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन एक स्टेप में आप लोग को और बढ़ा करके लिखवा दूंगा ताकि ये सारा चीज क्लियर हो जाए। चलो देखो ये x माइनस 2x फिर x माइनस 3x, तो एगो x है, एगो 2 x प्लस में है, 3 और 2 5 गो माइनस में है, तो 2 x प्लस में और 5 x माइनस में है, 3 यहाँ पर प्लस में और 2 माइनस में, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में 0, यहाँ पर एरो लगेगा। क्लियर है? अब देखो 2 ये माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 5 में से 2 को घटाएंगे 3x, और प्लस 1 बराबर में 0। लिखेंगे कि यह बच्चों क्या है,
द्विघात समीकरण नहीं है। बताओ तो ये द्विघात समीकरण होगा? कहिएगा नहीं सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो दो घात वाला कोई संख्या ही है, कोई टर्म ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि द्विघात समीकरण होगा। चलो इसका कहानी खत्म हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यह है x-3। क्या है बच्चों? x माइनस 3 इंटू, एक चीज गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देना है, क्वेश्चन नंबर दे देना है। और ये बच्चों है x-3 इंटू 2x और प्लस 1, क्लियर, इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। चलो अब इसको अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको अब हम लोग सीख रहे हैं। देखो आप लोग जब इसको देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग पहले क्वेश्चन के जैसा ही इस साइड में सॉल्व करेंगे, इस साइड में हल करेंगे। देखो x को ये दोनों से गुणा करेंगे, मतलब x को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 2x और प्लस 1 से गुणा करेंगे। उसके बाद -3 को 2x और प्लस 1 से गुणा करेंगे। क्लियर है? ये आप लोग समझ में आया? देखो x को ये बच्चों दोनों में गुणा कर दिए, उसके बाद -3 को भी बच्चों दोनों में गुणा कर देंगे। क्लियर है इतना? ये जब हम इतना कर लेंगे, अब देखो x को x से गुणा करेंगे x² प्लस x को 5 से गुणा करेंगे 5x। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए x को जब 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x। फिर आगे देखिए इसमें 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, x है तो x, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, ये दोनों को इस साइड लेकर के आएंगे, साइन चेंज होगा। बताइए तो x² प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और बच्चों प्लस 5x है तो माइनस 5x हो जाएगा, और बराबर में 0। थोड़ा सा आप देख लिया जाए, 2 को x² है प्लस में, एगो x² क्या है माइनस में, मतलब अभी एगो x² बचेगा, एगो बच गया। अब देखो x जो है एगो प्लस में माइनस में कौ है तो 6 गो 5 गो 11 गो है, 6 5 11 गो माइनस में, प्लस में एगो x है माइनस 11x है। अब बच्चों -3 है बराबर में 0। लास्ट स्टेप लिखवा रहे हैं, x³ माइनस 8x होगा। देखो माइनस में है 8 नहीं बल्कि 10 यहाँ पर होगा 10x। देखो एगो है प्लस में 11 गो है माइनस में, तो 11 में से एगो घटेगा तो 10 गो बचेगा, और चूंकि 11 वाला माइनस में जिसमें से घटता है उसी का साइन लिखते हैं, और ये बच्चों हो जाएगा -3 बराबर में 0। इतना क्लियर हो गया? बताओ तो ये क्या है? कहिएगा कि सर ये हमको बिल्कुल पता है कि आप लिखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमको देखने से, सॉरी यहाँ पर हमने गलती लिख दिया है एक जगह। बच्चों ये देखने से ही पता चल जा रहा है, क्या चीज बोलो, कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है x के पावर 2 है। क्या है? x के पावर 2। इतना आप लोग समझ चुके हैं क्या? तो 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन, तो ये 5 नंबर आप लोग को छोड़ दें बनाने के लिए, क्या आप लोग खुद बना लो इसको, अगर दिक्कत होगा तो फिर आप मुझसे बोलिएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्या है बच्चों? सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग को स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद 7 और 8 भी हम लोग सीखेंगे। चलो आप लोग ये सारा का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्या? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चारों क्वेश्चन ये आप लोग को मैंने दिखा दिया। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर। अगर इसमें दिक्कत आता है तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो, देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन है x² प्लस 3x और प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्या है बच्चों? होल स्क्वायर है। और जब इतना आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि अब हमको ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो अब यहां से हम लोग इस साइड में सारा प्रश्न को अब इस साइड में सॉल्व करते चलेंगे। ये देखो है x² प्लस 3x और प्लस 1, इस साइड कोई छेड़छाड़ नहीं, इस साइड कोनो प्रकार के कुछ हल नहीं करना है। जो करना है अब देखो कहां से करना है, जो करना है इसमें a माइनस b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग को अभी मैंने लिखवाया है, बताओ तो क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, बी के जगह पे क्या है 2 और प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पर x और b की जगह पे है 2। ये क्लियर हो गया। ये हमने तो डायरेक्ट फार्मूला के अनुसार लिख दिए। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इसको इस साइड लेके आओ तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस में आएगा इस साइड। अब देखो 2 दूनी के 4 को x है, क्या है 2 दूनी के 4x, ये बच्चों माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा, और ये प्लस में 2 का स्क्वायर है तो ये माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में ही साइड आएगा तो 4 क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हम लोग क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, ये कट जाएगा क्या, देखो तो ये प्लस में है माइनस में कट गया, खत्म। अब देखो 3 गो एक्स और 4 गो एक्स कब होगा 7 गो, क्योंकि दोनों प्लस में है जोड़ देंगे तो 7 गो एक्स हो गया। अब देखो ये माइनस में 4 गो एगो प्लस में तो घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3, चूंकि 4 माइनस में तो माइनस 3 लिखेंगे और बराबर में बच्चों क्या हो जाएगा 0, लिखेंगे कि यह द्विघात क्या है बच्चों, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि आप लोग को दिख रहा होगा, चर राशि जो दिख रहा होगा वो कहीं पर घात में 2 नहीं दिख रहा है, जिसके कारण हम बोलेंगे कि यह द्विघात। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इजकल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया, a प्लस क्या है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब। बताओ तो क्या बताया हम, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये तो आप लोग को पता ही होगा बच्चों, ये जो हमने फॉर्मूला आप लोग को सिखाया है ये सभी लोग को पता होगा, ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसका आगे भी बहुत सारा यूज है, ठीक है ना। देखो इसको a प्लस बी को होल क्यूब पर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या है a क्यूब, a की जगह पर बताइए क्या है x, तो हम लोग x का क्यूब लिखेंगे, ये हो गया a क्यूब, क्या हो गया बच्चों a क्यूब, उसके बाद प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, देखो 3a स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना है x, इसका स्क्वायर इंटू b की जगह पे 2 है प्लस 3a की जगह पर x इंटू बी स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पर अब क्या करना है 3ab स्क्वायर, और b की जगह पर अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये है 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, और b के बच्चों मान है यहाँ पर 2, तो 2 का क्यूब करेंगे इक्वल टू में ये जो है इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके। देखो 2x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर बच्चों 2x को -1 से जब गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है आप लोग को? ये जब आप लोग समझ चुके हैं तो अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया x क्यूब प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 3 को देखो 2 का स्क्वायर 4 को 3 से गुना करेंगे 12x प्लस 2 का क्यूब 8 होता है। बच्चों इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये -2x स्क्वायर हो जाएगा, और -2x को लाएंगे तो +2x बराबर में 0। इस साइड कोई भी टर्म नहीं बचेगा तो हम 0 लिखेंगे। अब देखो ये x क्यूब है, ये क्या है बच्चों x क्यूब, हमने यहाँ पर एक गलती कर दिया है, देखो ये स्क्वायर है, क्या है बच्चों यहाँ पर स्क्वायर, और हमने गलती कर दिया है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब होगा, क्या होगा 2x क्यूब, वहां पर थोड़ा सुधार ले जाए। देखो बच्चों 2x है, जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x के क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और जब वही सारा चीज को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा 2x क्यूब इस साइड आ जाएगा। इसको आप लोग समझ जाइएगा। देखो 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे 2x क्यूब, इसको जब इस साइड लाएंगे तो -2x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो x क्यूब यहाँ पर एगो है और 2 गो x क्यूब है माइनस में, तो ये माइनस में ये प्लस में है तो घटेगा, 2 गो x क्यूब में से एगो x क्यूब घटेगा तो एगो x क्यूब बचेगा, और बच्चों ये माइनस में है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा है।
दो में से ही ना घटाया है इसलिए माइनस लिख दिया। देखो उसके बाद है प्लस 6x²। ठीक है, अब ये देखो 12 को x प्लस में दो को हेज गया है, कौन हो गया 14 को x हो गया। उसके बाद देखो प्लस में 8 है तो प्लस में 8 लिखेंगे बराबर में 0। बताओ तो ये एक द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं बच्चों? बताओ तो ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं? कहिएगा कि सर ये बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं है। बोलिए क्यों नहीं है? बोलिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये घात में तो 3 है, तो जब 3 रहेगा तो द्विघात कैसे हो सकता है ना? बताओ ये क्या होगा बच्चों? ये होगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर बच्चों कारण भी लिखने के लिए होता तो आप लोग कारण लिख लेते क्या? तो इसमें कारण लिखा था क्योंकि यहाँ पर चर राशि का अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात द्विघात समीकरण नहीं है। अब एक बच गया है 8वां नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो 8 नंबर अब क्वेश्चन है, इसमें बोलो क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1 इजकल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। चलो ये थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा, लॉन्ग में नहीं मतलब इसमें फॉर्मूला लगाना है, इधर उधर लेकर के कटाना है, बहुत आसान नहीं है लेकिन भारी भी नहीं है। बच्चों अगर आप लोग को a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला याद है तो ज़्यादा भारी नहीं है। अब मेरे लिए तो आसान रहेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहता है, फॉर्मूला याद करते हैं चाहे कोई भी दिक्कत होता है, तो वही सारा चीज़ के लिए मैं इसको एक एक करके बता रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक एक स्टेप पर मैं बता रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो पाए। देखो यह है x³, उसके बाद माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1। ये किसमें बढ़िया है कि इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, जो भी करना है हम a माइनस बी वाला टर्म, a माइनस बी का होल क्यूब। तो बच्चों क्या हो जाएगा a³ माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3ab² और उसके बाद माइनस b³। b के जगह पर बच्चों फिर से 2 ही है तो हम 2 का क्या कर देंगे क्यूब। अब देखो ये हो गया x³ माइनस 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे 4x² माइनस x और प्लस 1 इजकल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं x³ माइनस 3 को, देखो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6x² प्लस 3 को ये देखो 2 का स्क्वायर 4 दिया 12x से गुणा कर देंगे तो ये 12x हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब बच्चों क्या हो जाएगा 8। ये सारा चीज़ को इस साइड लेके आ जाइए, क्या करेंगे एक तरफ लेकर के आ जाएंगे ताकि हम इसको अच्छे से तुलना कर सकें। ये हो जाएगा बच्चों x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1। इस साइड को तो हमने ज्यों का त्यों लिखते आया है। अब देखो ये सारा चीज़ को हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस x³, ये माइनस में है तो प्लस में 6x² माइनस में हो जाएगा 12x, देखो प्लस में है माइनस 12x प्लस 8 बराबर में बच्चों 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? देखो अब हम लिखेंगे अगला स्टेप, x³ है और ये माइनस में x³ है, एगो प्लस एक माइनस, बताओ क्या होगा, ये कट जाएगा। कट जाएगा क्या? बिल्कुल कटेगा। अब देखो 6 को x² है ये जोड़ में और 4 को x² है माइनस में, तो एक जोड़ में एक घटाव में, जब ऐसा रहेगा तो घटाना होगा, तो हम 6 को x² में से 4 को x² घटाएंगे तो 2 को x² बचेगा ना बच्चों। देखो 6 जो है प्लस में है इसलिए हम यहाँ पर प्लस रखेंगे साइन। अब देखो 12 को x माइनस में, एक x कौन हो गया 13 को x हो गया और बच्चों 8 देखो प्लस में एक प्लस में, तो ये टोटल जोड़ के 9 हो जाएगा प्लस में, बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर चर राशि का अधिकतम घात कितना है बच्चों, चर राशि का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग कौन सा लाएंगे, पहला नंबर क्वेश्चन। देखो ये है पहला नंबर क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है।
देखिए एक आयताकार भूखंड, माने सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक भूखंड लेना है जो कि एक आयतकार हो। आयत में बच्चों क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर है, आमने सामने की भुजा बराबर और कोण 90 डिग्री पे होता है। अब सुनो, देखो कह रहा है कि एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल ये 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अब देखिए क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल में जो क्षेत्र है इसकी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक है। मतलब हमको चौड़ाई x मान लेना है और लंबाई हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना से एक ज्यादा कर देंगे, बस काम खत्म। तो सबसे पहले मेरा बच्चों काम जो रहेगा, हम लिखेंगे माना की चौड़ाई बच्चों क्या है, x है। माना कि चौड़ाई x मीटर है, इसलिए अब लंबाई जा करके नहीं निकाल पाएंगे। बोलिए तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा ये 2 गुना से एक अधिक। हो गया काम। बस इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अब कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब लिखना है, चूंकि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई और गुना चौड़ाई। ये फॉर्मूला आप लोग को याद है, तो ये लंबाई चौड़ाई का ये डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर मान। लंबाई बोलिए कितना है, 2x और +1, और चौड़ाई कितना है x = 528 मीटर स्क्वायर। देखो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल का आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब सुनो, अब x को हम 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुना करेंगे x, ये 528 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में 528 हो जाएगा। और बच्चों बराबर में क्या बचेगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग लिख दिए। इसको तो सिर्फ क्या करना था, समीकरणों के रूप में क्या करना था बच्चों, इसको केवल हमें देख लो, इसको तो कह रहा है कि समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने क्या कर दिया, द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमने निरूपित कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है बच्चों, 2 क्रमागत, देख लीजिए क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ये नहीं कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या हम लोग, अच्छा देखिए, तो धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे, लेकिन हमको पता नहीं है। और 2 को लगातार क्या कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का 2 को क्रमागत, क्रमागत मतलब बच्चों लगातार, क्या होता है, लगातार। तो 2 को लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो अब क्या करेंगे, एक को मान लीजिए जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर मान लीजिए कि हम इसको x मानते हैं तो इसका अगला पूर्णांक क्या होगा, x +1, क्योंकि 1 इससे ये तो ज्यादा होगा। जब क्रमागत कह रहा है पूर्णांक तो 1 मान लीजिए x है तो दूसरा का क्या होगा, 1 ज्यादा, यही ना क्रमागत में होगा। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक क्या है बच्चों, पहला पूर्णांक x है। माना कि पहला पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा पूर्णांक बोलिए क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बच्चों क्या हो जाएगा बोलो तो ये 2 गुना से, 2 गुना, हम पिछले वाला क्वेश्चन में चले गए। देखो ये क्या है, दूसरा पूर्णांक x +1, क्योंकि क्रमागत ना बोल रहा है तो 1 ज्यादा होगा। क्लियर है। अब देखो प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या करा है कि ये धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, क्या कर रहा है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। देखो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो एक पूर्णांक इसका x है
और दूसरा का क्या है x प्लस 1, ये दोनों का गुणनफल 306 है। हो गया, इतना ही तो काम है। अब देखो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुना करेंगे x, और ये 306 प्लस में है, सही रहेगा 306 माइनस में हो जाएगा बराबर में 0। यही बच्चों बता दो क्या है, यही क्या है द्विघात समीकरण के रूप में है। देखो तो द्विघात बराबर में कोई संख्या है, समीकरण द्विघात समीकरण के रूप का है। क्लियर है। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये लैंग्वेज वाला है। देखो ये कह रहा है क्या चीज, देखो ये कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक रोहन नाम का लड़का है, उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब मेरे प्यारे बच्चों बता दो क्या होता है, पश्चात मतलब होता है बाद, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी आयु ज्ञात करनी है, रोहन की। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि रोहन की, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है बच्चों, वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, इसलिए उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बताइएगा कितना हो जाएगा। तो ये देखो जो रोहन है वो 1 वर्ष का है, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें हम 26 ज़्यादा ना कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि रोहन 20 वर्ष का है, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष ज़्यादा है, तो हम इसमें 26 ज़्यादा कर देंगे, तो क्लियर ना हो जाएगा। अब ये हमने रोहन की आयु पता नहीं है और उसको हमने x माना है, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 26 हो जाएगा। बस यही तो आप लोगों को कंसेप्ट सीखना है, जिसके आधार पर हम लोग लिख देंगे। अब देखो क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष कितना, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद। तो अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात, लिखो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, बोलो क्या हो जाएगा। तो अब फिर से लिखेंगे रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद, रोहन की आयु बोलो अभी 1 वर्ष का है, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष का। अब देखो उसकी माँ की आयु, माँ की आयु ये 3 वर्ष के बाद का आयु है। देखो अभी उसका वर्तमान आयु है x प्लस 26, लेकिन 3 वर्ष के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, मतलब x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि उनके आयु का गुणनफल कितना है, 360। देखो गुणनफल कितना है, 360 है। तो चलो गुणनफल कर लिया जाए। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्न से। देखो अब प्रश्न में कह क्या रहा है, तो जो ये x प्लस 3 है, इसको हम लोग x प्लस 29 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो जो आपने 4.1 के पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी के आधार पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब तो आगे बन जाएगा आसानी से। चलो देखा जाए अब इसको कैसे क्या हो रहा है। देखो x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, या पहले इसको बांट लीजिए, x प्लस 29, ये x से हमने दोनों में गुना कर दिया, प्लस 3 से भी x प्लस 29 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और बच्चों ये हो जाएगा 316। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, प्लस 29 को x से गुना करेंगे 29x, प्लस 3 को x से गुना करेंगे 3x, प्लस 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 29 को 3 से गुना करेंगे 87 इक्वल टू 360। थोड़ा सा और देख लिया जाए, लास्ट स्टेप हम लोग लिखने वाले हैं, यह है x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, और प्लस 87, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 360 बराबर में 0। चलो बच्चों हम लोग फाइनली आंसर तक पहुंच चुके। x स्क्वायर प्लस 32x, और ये प्लस में है और ये माइनस में है तो घटेगा। तो चलो 60 में से 360 में से 87 कम कर दो,
जीरो में से 7 घटेगा नहीं तो इसको 10 बनाएंगे, 10 में से 7 घटेगा 3, ये बच्चों कितना करेंगे 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 15 में से 8 घटाएंगे 7, और ये बच्चों हो जाएगा 2, तो 273, ये माइनस में लिखाएगा क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा था, ठीक है ना, बराबर में 0, और बच्चों यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमने इसको भी सोल्व कर लिया है, इसको भी हमने सीख लिया है, क्लियर है। अब चलो आगे देखा जाए, एक और बच गया है जो लास्ट है। चलो ये देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्या कर रही है, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। अब आप ही बताओ बच्चों कि अगर किसी गाड़ी की चाल, उसका स्पीड जो है मतलब जो चाल है कम हो जाएगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ये तो हम लोग कॉमन सेंस के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब स्पीड कम होगा तो उसमें समय ज़्यादा लगने लगेगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेने लगती है। जब उसका चाल कम होगा तो उसमें समय बच्चों क्या होने लगेगा, अब अधिक लगने लगेगा। तो ये 3 घंटा का अधिक समय लेती है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ तो बच्चों, रेलगाड़ी की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो, इसलिए एक चीज और लिख लो, चूंकि समय बराबर क्या होता है, चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। यही फॉर्मूला के आधार पर हम लोग लिखेंगे। चलो प्रश्न से देखो क्या कर रहा है, प्रश्न में क्या कर रहा है कि जब चाल क्या हो रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है तो उसमें 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो दूरी देखो कितना है 480, तो हमने दूरी लिख दिया 480। अब बाटा में चाल लिखना है, तो चाल हम लोग 1 किलोमीटर था उसका हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहे हैं, तो जो इसमें समय लगेगा 3 घंटा अधिक लगेगा। मतलब इसमें से अगर 480 अब बाटा में x अगर ऐसे लिख करके, और देखो ये दूरी अब बाटा में चाल जो उसका एक समान चाल है वो वाला से डिवाइड कर दे रहा है, तो ये 3 आ जाएगा। फिर से देखा जाए, ये दूरी बटा में चाल है, और दूरी बटा चाल बच्चों क्या होता है समय, और ये समय है तो इसमें 3 घंटा अधिक समय लगा है। चूंकि जब एक समान चाल से चल रहा था तो उसमें 3 घंटा कम लगा था, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। बस इतना जब आप लोग को आ गया होगा तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे बोलिए, इसको बाटा पे के जोड़ जैसे बनाया जाता है उस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 8, और ये x माइनस 8 से पूरा कट जाएगा, मतलब हो जाएगा 480। बचेगा क्या x, देखो इससे ये पूरा कैंसिल, x बचेगा ना, ये x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस x से x कैंसिल हो गया। अब ये बचा है 480, और बच्चों 480 को ये पूरा x माइनस 8 से गुना करना होगा, बराबर में कितना है 3। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये हो गया 480x माइनस 480 को x से गुना करो 480x, फिर ये माइनस प्लस 480 को 8 से गुना कर लीजिएगा, हो जाएगा क्या, देखो 480 को 8 से गुना कर लेंगे, 8 8 64 4 6 8 6 का 32 6 38, कितना हो जाएगा बच्चों 3840। ये हो गया 3840। बटा में देखो क्या है, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस x को 8 से गुना करेंगे 8x, बराबर में कितना है 3। देखो अब लास्ट की तरफ हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा और बच गया बच्चों। देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये डिवाइड बाय साइड ले जा करके और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, कितना हो गया 380 सॉरी 3840 हो गया, और उसको साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर
और माइनस 8x, 3 का 24x। देखो 3 को x स्क्वायर से गुना किए 3x स्क्वायर, माइनस 8x को 3 से गुना करेंगे माइनस 24x। क्लियर है। अब इसको भी हम उस साइड लेकर के भेज दे रहे हैं, लिख रहे हैं हम इसको इसी साइड, लेकिन उस टाइप मतलब उस ओर का ये टर्म है। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और बच्चों उस ये जो 3840 है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3840 बराबर में 0, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व किए, एक एक बच्चों हमने सॉल्व करवाया आप लोग को, तो ये आप लोग सीख चुके होंगे। अब हम लोग मिलेंगे आपसे 4.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए। तो चलिए बच्चों, मिल रहे हैं आपसे अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।